नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2015 में राजस्थान की पीसीएस परीक्षा में पूछे गए इतिहास तथा कला और संस्कृति के प्रश्नों के बारे में। आप सभी के साथ मैं पहले ही अनेक वीडियो में अनेक वर्षों के प्रश्न पत्रों पर चर्चा कर चुका हूं। ठीक उसी प्रकार देखेंगे कि 2015 की परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए थे और उनसे संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आप लोग को पता होना ज़रूरी है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। देखिए, कुंभा जो है राजस्थान के मामले में एक बड़े ही महत्वपूर्ण शासक रहे। कुंभा की खास बात यह है कि यह मेवाड़ के अंदर इन्होंने शासन किया, अच्छा खासा इनका काल था, एक बहुत ही योग्य शासक इनको माना जाता था। और आज भी राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उन खास शासकों में कुंभा का नाम शामिल है। ये सभी चीज़ें आप लोग के लिए बहुत आसान है, बहुत ईजी है, इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुंभा की खास बात यह थी कि ये म्यूज़िक में भी इंटरेस्टेड थे, लिटरेचर में भी इंटरेस्टेड थे, मतलब इनको पसंद था सब चीज़ों में, कला में, संस्कृति में, इन सभी चीज़ों को भी जीवित रखा जाए, उसको भी आगे बढ़ाया जाए। ऐसी अनेक बातें इनके काल के बारे में हमें जानने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर बात की है इन्होंने इसी प्रकार से रचना की, मतलब लिखना भी पसंद था इनको, पढ़े लिखे व्यक्ति थे तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें खुद ही लिख दिया करते थे। अब कह रहे हैं कि कौन सी इनकी रचना नहीं है, यानी कि 3 तो इनकी रचना होंगी, इसमें कोई दो राह नहीं है, बस कोई एक है जो इनकी रचना नहीं है। रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश और कला नीति। देखो, ऊपर की जो तीनों रचनाएं हैं ना, ये तीनों ही रचनाएं कुंभा के द्वारा की गई हैं। ये जो नीचे कला निधि लिखा हुआ है ना, यह इनकी रचना नहीं है। कला निधि जो है यह रचना है एक खास व्यक्ति जिनका नाम है गोविंद दीक्षित आर्य, उनके द्वारा इसको लिखा गया है, तैयार किया गया। बाकी ऊपर की रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश, यह सभी रचनाएं जो है कुंभा की है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो संगीत राज भी इन्होंने ही लिखा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखने को मिलता है कि कामराज भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। ये कुछ अन्य इनकी रचनाएं हैं, तो याद रखिएगा, क्या पता दोबारा कुछ और पूछ लिया जाए या आपकी बार रचना दे करके पूछ लिया जाए कि किसकी रचना है, किसके द्वारा इसको लिखा गया था, तो आप लोग तब भी बता पाएंगे चीज़ों को। पर इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। और इतना जानने के साथ ही हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बात कह रहा है। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बदनौर, ओसिया, बयाना और अलवर। अब देखिए, जो वरिक वंश है, ये वरिक वंश राजस्थान के मामले में बहुत खास और एक अच्छा खासा लंबा शासन रहा है। इस वंश का शासन 11वीं से 13वीं शताब्दी तक था राजस्थान के अंदर। पर किस क्षेत्र में था, यह पूछा गया। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, बयाना वाले क्षेत्र में इनका शासन था। इन्होंने लंबे समय तक रह करके यहाँ पर अनेक विस्तारवादी और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस वंश के अगर हम कुछ प्रमुख शासकों की बात करें तो वहाँ हमें नाम देखने को मिल जाता है विजयपाल, चंद्रपाल, वीरपाल, महेंद्रपाल। पाल पाल हैं सब और सभी के सभी खास हैं इस मामले में। इनके द्वारा बयाना में एक महत्वपूर्ण किला भी बनाया गया था, जो आज के समय में भी एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित है, बेहद महत्वपूर्ण है। उसका जो प्रासंगिकता है वो आज भी बनी हुई है। तो और इनके द्वारा जो ये बयाना का किला था, उस बयाना के किले के अंदर इन्होंने एक लाट का निर्माण भी कराया था, वो आज के समय में भी खास है। तो सभी चीज़ें इस वंश की आप लोग का बताइए जो महत्वपूर्ण है, चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। और प्रश्न का सही उत्तर सी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की, मतलब किसने की, आपको ये बताना। थोड़ा सा ये जो पीसीएस परीक्षा है, ये आयोग जो है ना, इनका पूरी तरह सेटअप नहीं करता, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देता है कि जल्दी जल्दी में बनाते हैं पेपर। ये लोग कह रहे हैं कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी, आपको ये बताना है। प्यारे राम ने की थी, साधु सीताराम ने की थी, नैनू राम ने की थी या केसरी सिंह ने की थी। तो देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है वह रहेगा डी, केसरी सिंह बारहाट नाम है इनका पूरा। इनके द्वारा वर्ष 1910 में कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की गई थी और इस काम में इनका सहयोग किया गया था राव गोपाल सिंह खरवा के द्वारा, तब जाकर के यह काम पूरा हो सका था। जो यह केसरी सिंह बारहाट साहब है, एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी है राजस्थान के, बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना भी ज़रूरी है। हालांकि स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ ये कवि भी हैं, तो इस रूप में भी आपको इन्हें याद रखना होगा। यह जो संगठन है राजस्थान में अभिनव भारत की शाखा के रूप में कार्य करती थी उस समय, और चीज़ें इसने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलाई और उस दौरान जो भी कार्य हो सकते थे राष्ट्रीय आंदोलन में, किसी भी रूप में सहयोग कर सकते थे, तो वह सभी चीज़ें इसके माध्यम से भी की गई थी। एक घटना है इनसे जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण, 1903 की घटना है, जब मेवाड़ के शासक फतेह सिंह जा रहे थे करजन से मिलने के लिए उसके दरबार में, तो
केसरी सिंह बारहाट ने उसको रोकने का पूरा प्रयास किया था और उनको रोकने के प्रयास में उन्होंने 13 सोरठे लिख दिए थे और इसको नाम दिया था चेतावनी राज चौवटिया। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर डी। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, पर वो पहलू किस रूप में रहा है ये बताना है। ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है जी ए, ग्राम देवता के रूप में बेहद महत्वपूर्ण रहा है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में और आज भी बेहद महत्वपूर्ण है ग्राम देवता। तो इसको क्षेत्रपाल कहा जाता है। पर क्यों, कैसे, किस लिए, यह समझ लीजिए आप लोग। तो आज के समय में भी जो राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र है वहाँ देवी देवताओं को क्षेत्रपाल या फिर खेतपाल के रूप में जाना जाता रहा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब क्षेत्रपाल जो नाम है यह सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हो। ये हर एक धर्म में चलन देखा गया, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या हिंदू धर्म हो, सब में क्षेत्रपाल आपको देखने को मिलेगा एक प्रकार से संरक्षक देवता के रूप में। तो यहाँ जो क्षेत्रपाल यूज हो रहा है ग्राम देवता के रूप में यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इतिहास को याद करो दोबारा। संस्कृति कैसी थी, ग्रामीण तो थी, शहरीकरण शुरुआत से तो नहीं चला। जब ग्रामीण संस्कृति हुआ करती तो लोग ये बात नहीं करते तो शहरों को सुरक्षित रखा जाए, ये बात करते थे ग्रामों को सुरक्षित रखा जाए। आपको अनाज वहीं देखने को मिल रहा है, वहीं नदियाँ देखने को मिल रही है और बाढ़ भी वहीं आ सकती है। त्रासदी मचेगी तो भी उस क्षेत्र में मचेगी। तो ज़रूरी है कि क्षेत्र संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, प्रभाव ना हो इसके ऊपर किसी भी आपदा का, कोई महामारी ना फैले। तो इसी वजह से एक देवता रहते थे इनके पास में क्षेत्रपाल, पूजा अर्चना करते तो कहते थे कि ठीक है ग्राम की सुरक्षा करो आप। अगर हम लोग पौराणिक मान्यताओं को समझे तो जो क्षेत्रपाल भगवान है यह भगवान शिव के ही पुत्र के रूप में राजस्थान की संस्कृति में जाने जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर ए। इसके साथ हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे हैं संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था कौन है। आजीवक है, चारवाक है, बौद्ध है या जैन है, कौन है। देखो बौद्ध जो है ये नहीं मानते कि नियति से ही सब होगा। देखो नियति की अटलता का मतलब सीधा ये है कि देखो जो लिखा है वही होगा, तो बदल नहीं सकते। और वैसे हम लोग देखते हैं तो ये सभी चीज़ें तो सभी धर्मों में अलग अलग रूपों में प्रचलित हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में भी कह देते हैं कि होई वही जो राम रच जाका, जो लिखा है पहले से वही होगा, मतलब जो नियति लिख दी गई है, जो किस्मत में है वही होगा। आपको जब जहाँ जिस समय होना होगा आप अपने आप वहाँ पर खिंचे हुए पहुँच जाएंगे। और अगर आप लोग अपने जीवन के बहुत सारे इंसिडेंट्स को समझे आपको खुद समझ में आएगा कि कहीं से कहीं तक प्लान नहीं था लेकिन यह चीज़ हो गई, लिखा था, किस्मत थी, नियति थी, वह अपना काम कर रही थी। लेकिन एक ऐसा समुदाय बना, एक ऐसा संप्रदाय बना जिसने हमेशा ये बात कही है कि देखो जो लिखा होगा वही होगा। कर्म फल, ईश्वर, देवता, भगवान, किसी में कोई इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैनों की अगर आप लोग बात करेंगे तो जैन तो पूरी कैटेगरी से बहुत ज़्यादा बाहर है। इनका तो कर्मफल इतना अधिक कठोर है कि लोग पालन ही नहीं कर पाते थे। इसी वजह से आज भी जनसंख्या इनकी बहुत कम है। ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते थे ना उनके लिए भी कहते थे कि इनको नहीं मारना, इनका जीवन सुरक्षित रहना ज़रूरी है। ये मना कर देते थे जैन, तो कृषि भी मत करो क्योंकि कृषि करोगे छोटे छोटे जीव मर जाएंगे, उनका मरना नहीं चाहिए, उनका जीवित रहना ज़रूरी है। बौद्ध भी बहुत अधिक कर्मफल विश्वास रखते थे, ध्यान लगाओ, मोक्ष की प्राप्ति करो, साधना करो, सांसारिक मोह माया से परे रहो। इस दौरान हम देखते हैं कि सिर्फ आजीवक थे जिनकी स्थापना मक्खली घोषाल के द्वारा की गई थी। इनका ही यही पैटर्न था कि देखो जो लिख दिया है वही चलना है, नहीं बदलेगा कुछ भी किसी भी तरह से। तो यह हमेशा नग्न रहते थे और ये अलग अलग जगह भटक भटक कर भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। एक प्रकार से नास्तिक था संप्रदाय होने के बावजूद भी, ईश्वर में नहीं मानना, कर्म में नहीं मानना, सब चीज़ों से परे रहना और बस जीवन जीना कि जो लिखा है वो होगा, काम खत्म। अगर जीवन में लिखा होगा पीसीएस परीक्षा पास होनी है, आईएएस की परीक्षा पास होनी तो हो जाएगी, पढ़ के क्या करेंगे। और अगर नहीं लिखा होगा तो जितना मर्जी पढ़ लो, नहीं होगा पास। तो जितने भी लोग अजीवक संप्रदाय वाले होंगे वो तैयारी नहीं करते होंगे वैसे की, क्योंकि इनकी नियति वाले जो विश्वास है वो नहीं अलाउ करता कि मेहनत करनी है, कर्म करना है कुछ। ठीक है, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। इसी का हम लोग चलते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है। थोड़ा सा अंत में रुका कीजिए क्योंकि कई बार यहाँ पर नहीं लगा दिया जाता है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्र संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े थे। क्या क्या सही है उनके जीवन के बारे में बताना है।
देखो पहली बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी और उसके माध्यम से जो आंदोलन थे उसको गति देने का कार्य किया था, कोई दिक्कत नहीं है, ये था। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इन्होंने राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से म्याजिनी की जीवनी लिखी थी। एक खास व्यक्ति हैं यूरोप के, इनके द्वारा किए गए जो राष्ट्रवादी कार्य थे उसी को ही अडॉप्ट कर रहे थे वी डी सावरकर साहब, और इनके कार्यों को, इनकी नीतियों को अडॉप्ट करते हुए चाहते थे कि बाकी लोग भी जाने। पर बाकी लोग कैसे जानेंगे, उनको तो पता ही नहीं था मैजिनी कौन था, नहीं पता कुछ भी। तो इन्होंने लोगों को मैजिनी से परिचय कराने के लिए ही एक पुस्तक लिख दी, इनकी जीवनी लिख दी, लोगों तक पहुंचाई कि पढ़ो, जानो, समझो, कितना बड़ा योगदान है, कितने बड़े राष्ट्रवादी थे, क्या क्या नीतियाँ थी, क्या क्या कार्यक्रम थे, समझो जरा इनके एक बार। लोगों को समझाया इनके बारे में। इन्होंने 1857 के विद्रोह पे भी अपना एक खास दृष्टिकोण प्रदान किया जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था। तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है यहाँ पर। और एक बार ये ब्रिटिश कैद से बचने के लिए चलते जहाज से भी कूद पड़े थे, यह भी इनका एक महत्वपूर्ण कार्य था, खास कार्य था। हर किसी के बस की नहीं है चलते जहाज से कूदा ना, ये कूदे थे। सभी सही हैं, तो सभी जब सही हो जाएंगे तो हमारे प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित मिलते हैं। ठीक है, महाजनपदों के बारे में चीज़ें तो हमें मिल जाती हैं बौद्ध साहित्य के अंदर लिखी हुई, लेकिन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जनपद जो हैं वह पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी उल्लिखित हैं, जरा आपको भी ये बताना है। मतलब 16 महाजनपद हमें बौद्ध साहित्य में मिल जाएंगे, लेकिन प्रश्न को आप अगर समझेंगे तो पता लगेगा कि ऊपर वाली लाइन इन्होंने बस दी है, देने के लिए दी है, बस ऐसी यूं ही आपको कि पढ़ने का मौका मिले। क्या है ऊपर वाले में सिर्फ इतना तो कहा दिया गया इनके द्वारा कि महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित मिलते हैं। अगर हम इस लाइन को हटा दें तब जाकर के तो हमारा प्रश्न शुरू हो रहा है। कह रहे हैं कि निम्न में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी को ना तो इन्होंने बौद्ध साहित्य से जोड़ा है, ना ही कंपेयर किया है, कुछ नहीं किया है। तो ये लाइन अपने आप में कंप्लीट थी, पर फिर भी ऊपर की लाइन उन्होंने दी कि ठीक है थोड़ा सा पढ़ लो कि हाँ बौद्ध साहित्य हमें बताते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। अब यहाँ पर यह पूछ रहे हैं कि अष्टाध्यायी में किस किस का उल्लेख है, आपको यह बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को चीज़ें ध्यान रखनी है। 5 ऑप्शन है हमारे पास में, मगध, अश्मक, कंबोज, चेदी और वत्स। अश्मक बहुत अधिक खास है क्योंकि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था उस समय। ठीक है, अब यहाँ की जो स्थिति है वह कुछ इस प्रकार है कि आपको बताना है कि कौन कौन अष्टाध्यायी में शामिल है। तो देखिए मगध, अश्मक और कंबोज ये तीनों ऐसे हैं जिनका उल्लेख आपको अष्टाध्यायी में भी मिल जाएगा, लेकिन चेदी का उल्लेख नहीं मिलेगा और वत्स का उल्लेख भी नहीं मिलेगा। तो चौथा और पांचवा हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं रहेगा, बाकी मगध, अश्मक और कंबोज रहेगा। तो 1, 2 और 3 के साथ हम जाएंगे। 1, 2 और 3 यानी कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर डी, कोई परेशानी वाली आवश्यकता नहीं। चीज़ें बढ़ाते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाले पहले मराठा सरदार कौन थे, आपको उनका नाम बताना है। शिवाजी के पौत्र साहू जी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी राव और नवाब अली बहादुर, जो पेशवा बालाजी राव प्रथम के पौत्र थे। पौत्र कैसे थे? मस्तानी नामक पत्नी जो थी बाजीराव बल्लाड़ की, वह पत्नी, आप समझ नहीं देखा होगा बाजीराव मस्तानी तो देखिए ना, तो बाजीराव मस्तानी वाली मूवी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो मस्तानी साहिबा थी उनका जो पुत्र था उसको नाम दिया गया था नवाब अली बहादुर, तो उसके द्वारा भेजा गया था। अब आपको बताना है चारों में से किसके द्वारा भेजा गया था, शिवाजी के पुत्र साहू जी या फिर पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी राव और नवाब अली बहादुर। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है हमारे साहू जी। साहू जी के द्वारा ही यह कार्यक्रम सबसे पहले किया गया था। इन्होंने सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजी थी, उसके बाद धीरे धीरे यह चलन में भी आ गया था। यह हम देख लेते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर ए खास अपने आप में। चलते हैं आगे, अगला देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला एक जुर्माना था, पर ये जुर्माना क्यों लिया जाता था आपको यह बताना है। नाम देख रहे हो कितना अच्छा नाम दे रखा है यहाँ पे, पंकोदक सन्निरोधे। बड़े भी लोग हैं तो लगता नहीं है कि एग्जाम के टाइम पे याद भी रहेगा कि ऐसा एक जुर्माना हुआ करता था। 4 विकल्प हैं, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर जुर्माना देना होगा, या फिर कूड़ा फैलाने पर, मंदिर को गंदा करने पर यह जुर्माना देना होगा, या फिर पीने के पानी को गंदा करने पर। कब? तो देखिए प्रश्न का सही उत्तर ए है। सड़क पर कोई भी व्यक्ति कीचड़ फैलाता था, सड़क को गंदा करता था कीचड़ से, तो उस स्थिति में उससे जो जुर्माना लिया जाता था उसका नाम था पंकोदक सन्निरोधे। मौर्य काल में इसका खास प्रचलन था, ये हम देखते हैं।
इसको शुरू करने का जो खास उद्देश्य था वह यह था कि सड़क व्यवस्था जो है वह साफ रहे, स्वच्छ रहे और बेवजह गंदगी ना हो, क्योंकि इस दौरान अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो अलग अलग देशों से, अलग अलग साम्राज्य से व्यापारी आया करते थे और गिने चुने ही रास्ते थे जिसका उपयोग किया जाता था और सभी रास्ते कच्चे भी थे। तो उस दौरान आप कीचड़ कर देंगे, खराब कर देंगे। पक्की सड़कें तो हुआ नहीं करती थी, मिट्टी की ही तो थी सड़कें, जहाँ मिट्टी के मार्ग बनाए जाते थे। तो अगर आप कीचड़ कर देंगे, पानी फैला देंगे, तो जो आने जाने वाले लोगों को उनको परेशानी होगी। उनके वाहन जो थे, या बैलगाड़ी वगैरह ही क्यों ना हो, वह स्लिप हो सकते थे। तो चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, ताकि व्यापारियों को भी परेशानी ना हो, यह जुर्माना शुरू किया गया था सड़क को कीचड़ से बचाने के लिए। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। हम लोग बढ़ेंगे आगे और अगला प्रश्न समझेंगे। कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? आपको यह बताना है, 1892 में, 98 में, 97 में या फिर 86 में। तो याद रखिएगा 97 में की गई थी। प्रश्न का उत्तर सी है इसका। जो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, यह अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो उनके शिक्षाओं को, विचारों को प्रचार देने के लिए ही उन्होंने शुरू किया था रामकृष्ण मिशन। तो गुरु से लिंक कर सकते हैं आप लोग, बहुत ईजी है। और यह खासतौर पे आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे, उसका भी प्रचार प्रसार इन्होंने किया। स्वामी विवेकानंद वेदांत और राष्ट्रीयता के अंदर भी बहुत ज़्यादा लीन रहते थे, विचार इनके बहुत अधिक थे, उस मामले में भी आपको आज ही पढ़ने को मिल सकते हैं। तो सभी चीज़ें आप जरूर रखिएगा अच्छे से। और स्वामी विवेकानंद खास व्यक्ति इतिहास के, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें सभी को क्लियर हैं। प्रश्न का उत्तर सी। इसी के साथ हम लोग चलेंगे आगे और देखेंगे कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? आपको ये बताना है। तो मौर्य प्रशासन से एक प्रश्न पहले ही हम देख चुके हैं, दूसरा देख रहे हैं। युक्त, प्रादेशिक, राजुक और अग्रहारी का, 4 इन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह अग्रहारी का है। क्यों है, जरा यह भी समझ लीजिए। दरअसल जो युक्त होता है, युक्त का अर्थ होता है राजस्व अधिकारी के नीचे वाला पद, तो मौर्य प्रशासन में था। प्रादेशिक का अर्थ होता है यहाँ पर प्रदेश का अधिकारी, जिसको आज समय में हम लोग कलेक्टर भी कह देते हैं। राजुक का अर्थ होता है जनपद का अधिकारी, पटवारी के रूप में इसको जाना जाता था। ठीक है। अब अग्रहारी का जो है, यह हर्ष के काल में दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। पहली बात तो ये पद ही नहीं है, भूमि है। तो सीधा सीधा जो सही उत्तर रहेगा वह हम लोग के लिए डी रहेगा। ठीक है। हालांकि ये भी ध्यान रखना कि बहुत सारे अधिकारी हुआ करते थे, क्योंकि मौर्य प्रशासन हुआ, गुप्त प्रशासन हुआ, बहुत अच्छा चलता था। तो अच्छा प्रशासन चलाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अधिकारी रहें, ताकि वह चीज़ों को संभाल सकें। हर जगह राजा को एंटर करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चीज़ें इतनी क्लियर, कोई परेशानी नहीं। प्रश्न का उत्तर डी। इसी का देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सही क्रम है इनका। नौजवान भारत सभा का निर्माण, स्वराजिस्ट दल का निर्माण, दांडी मार्च और जलियांवाला बाग त्रासदी। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो को पता ही है कब हुआ था, 1919, ईजी है। दांडी मार्च कब की गई थी, 1930 में की गई थी। स्वराजिस्ट दल का निर्माण कब किया गया था और नौजवान भारत सभा का निर्माण कब किया गया था? तो देखिए, स्वराजिस्ट दल जो है इसका निर्माण हुआ था 1923 में और नौजवान भारत सभा का निर्माण 1925 में हुआ था। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। अब सीक्वेंसिंग ईजी है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि कब कब कौन कौन सी स्थापना हुई थी, कब सा निर्माण हुआ था। वर्ष पता लग गया तो ले लेते हैं इनको सीक्वेंस में। सबसे पहले 1919 की घटना, यानी कि 4 हमारा सबसे पहले आएगा। 4 2 जगह पर पहले है, या तो यहाँ पहले या तो यहाँ पहले। ए और बी हमारे एलिमिनेट यहीं हो जाते हैं। 4 के बाद अगर कोई आएगा तो 1923 आएगा, यानी कि हमको 2 रखना होगा। 4 के बाद जहाँ 2 होगा वही हम लोग का आंसर हो गया। 4 2 1 और 3, सिंपल है, कोई परेशानी नहीं। तो प्रश्न का सही उत्तर सी। सभी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। ऐसी घटनाएं आप लोगों से आगे भी पूछी जा सकती है, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं। तो आज की वीडियो में इतनी बात करते हैं, क्योंकि वर्ष 2015 की जो परीक्षा हुई थी उसमें इतने ही प्रश्न पूछे ही गए थे। उम्मीद करते हैं कि यह पूरी सीरीज़ आप लोग की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, आपको बहुत मदद होगी। तो अकेले नहीं पढ़ना है, बाकी साथियों तक भी शेयर करना है, ताकि वह भी चीज़ों को जान समझ सके और अपने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। बाकी बातें अगली वीडियो में एक और वर्ष के प्रश्न पत्र के साथ, लेकिन तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।